Dear student, we will continue our next topic in this video, that is the force between multiple charges. तो आज के वीडियो में हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसी से रिलेटेड जो दो एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी के दो एग्जांपल्स गिवन हैं तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो कल के लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम कूलम फोर्स के द्वारा लिखते हैं। और कूलम फोर्स में हमने पढ़ा था 1/4πε0। अगर इसका चार्ज Q है और इसका भी चार्ज Q है तो इसको हम लिखेंगे Q इंटू Q, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस R है तो यहाँ पे हम लिखेंगे R²। तो कूलम्स लॉ से हमने पढ़ा है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो उसमें हम कूलम्स लॉ का यूज़ करके इस फॉर्मूले से फोर्स निकालते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हमें देखना है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्ज है, यानी कि मान लो ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है और ये थर्ड चार्ज है, तो यानी कि ये वाला जो चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यानी कि सभी चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो यही हमें देखना है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनके बीच में हम फोर्स को है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज़ द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हमें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो हम किसके द्वारा निकालते हैं, हम कूलम्स लॉ के द्वारा निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज व्हेन देयर आर नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड। यानी कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चार्ज हैं तो उनके लिए आप फोर्स जो है कैसे निकालोगे। फिर उसने कहा है कि कंसीडर ए सिस्टम, कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस, कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, और ये कितने चार्जेस हैं कि अगर आपके पास n चार्जेस हैं वहाँ पे हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू गिवन है वो है पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3 एंड सो ऑन Qn इन वैक्यूम। तो हम कैसे जो है इसमें कूलम्स लॉ के द्वारा फोर्स हम इसमें निकालेंगे। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस, यानी कि Q1 पे बाकी अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो हम कैसे निकालेंगे। तो कूलम्स लॉ इज़ नॉट एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। कूलम्स लॉ से जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ हमें जो है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही फोर्स कितना होता है उसको बता सकता है। और अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वजह से वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ जो है इसको वेरीफाई किया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट, इस चीज़ को वेरीफाई किया गया है दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। यानी कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालना है, किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालना है, और वो फोर्स किन की वजह से लग रहा है, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस। यानी कि वहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी चार्ज Q1 है, यानी कि इस पे Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से या Qn की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस।
टेकन वन एट ए टाइम, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दिस इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे अगर हम मान लें कि 3 चार्जेस हैं अगर हमारे पास, यानी कि ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है मान लो Q2, और ये दूसरा चार्ज है, थर्ड चार्ज है Q3। ठीक है, तो उसने कहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मतलब कि अगर हम Q1 पे जो है फोर्स निकालना चाहते हैं, यानी कि Q1 पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं किसकी वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, तो Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो किस किस का वेक्टर सम होगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम Q1 और Q2 के बीच में कूलम्स लॉ लगाएंगे, यानी कि इसका एक फोर्स निकाल लेंगे। मान लो यानी कि ये पहले चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है दूसरे की वजह से, उसको हम निकाल लेंगे कूलम्स लॉ के द्वारा। फिर यानी कि हमने Q2 की वजह से तो निकाल लिया, अब हमें किसकी वजह से निकालना है, Q3 की वजह से, यानी कि Q3 पे फोर्स Q1 पे कितना लग रहा है तो उसको हम निकाल लेंगे, यानी कि हम निकालेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो इस तरीके से पहले हमने निकाल लिया F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, यानी कि पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, और पहले चार्ज पे तीसरे चार्ज की वजह से फोर्स कितना लग रहा है, ऐसे ही पहले चार्ज पे nth चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो जो टोटल फोर्स होगा वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो टोटल फोर्स जो होगा, यानी कि Q1 पे जो टोटल फोर्स लगेगा, यानी कि पहले पे लग रहा है दूसरे की वजह से, प्लस फिर पहले पे लग रहा है तीसरे की वजह से, प्लस फिर पहले पे लग रहा है फोर्थ की वजह से, एंड सो ऑन करके हम निकालेंगे पहले पे लग रहा है n की वजह से। तो यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और हम किसी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स को निकालना चाहते हैं, तो वो जो फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो फोर्स है किसी भी चार्ज पे दूसरे चार्जेस की वजह से, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। एक चार्ज, यानी कि पहले हमने Q2 को कंसीडर किया, फिर हमने यानी कि पहले हमने Q2 की वजह से निकाला, फिर हमने Q3 की वजह से निकाला, फिर हमने Q4 की वजह से निकाला, यानी कि ये सभी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि सिर्फ Q2 है या Q3 है या Q4 है, इनकी वजह से हम कूलम फोर्स को निकाल के उनको ऐड करके तो Q1 पे निकलने वाले टोटल फोर्स को हम निकालते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया, डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम में अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है। यहाँ पे एक चार्ज ये दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है ये चार्ज जो है ये हमारा Q1 है, यानी कि यहाँ पे ये जो चार्ज है ये हमारा Q1 है, ये वाला जो चार्ज है ये हमारा Q2 है, और ये वाला जो चार्ज है ये हमारा Q3 है। तो इसको डायग्राम के द्वारा बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट चार्ज है Q1, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर, और इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, R1। तो R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1, R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्ज Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हमें गिवन है, R2। तो R2 जो है इसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। ऐसे ही थर्ड चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा चार्ज हैं, अगर यहाँ पे 2 चार्ज होते तो हम आसानी से कूलम्स लॉ के द्वारा निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा चार्ज हैं, यानी कि जो थर्ड चार्ज है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q3 है, और ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, R3, ठीक है। तो दिस इज़ द यानी कि जो फर्स्ट चार्ज Q1 है उसका मैग्नीट्यूड Q1 है और पोजीशन वेक्टर है R1, सेकंड चार्ज Q2 उसका पोजीशन वेक्टर R2, और थर्ड चार्ज Q3 और उसका पोजीशन वेक्टर R3। तो ये इसमें दिया गया है। तो अब हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा हमें नेट फोर्स निकालना है किस पे, यानी कि चार्ज Q1 पे
नेट फोर्स निकालना है किस किस की वजह से, यानी कि Q2 की वजह से और Q3 की वजह से। Q1 पे हमें नेट चार्ज निकालना है कि Q1 पे नेट फोर्स हमें निकालना है Q1 पे कि नेट फोर्स यानी कि नेट कूलम फोर्स जो है उस पर कितना लगेगा। तो किस किस की वजह से लग रहा है, सेकंड चार्ज Q2 और थर्ड चार्ज Q3 की वजह से। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं Q1 पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कूलम, जब भी हम कूलम लॉ लगाते हैं तो दो चार्जेस के बीच का हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि फर्स्ट चार्ज और ये सेकंड चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको, डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा है, R12। फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R12 लिखा हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा है R13, यानी कि ये फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R13। तो सबसे पहले हम इस पे मानते हैं कि ये किसकी वजह से फोर्स लग रहा है। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Q2 को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो Q2 की वजह से, क्योंकि Q2 जो है पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारी आउटवर्ड होगी, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, इस फोर्स को हम लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स है हमारा फर्स्ट चार्ज पे लगा है, ये सेकंड की वजह से, तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, F12। तो ये फोर्स हो जाएगा हमारा F12, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को जो लाइन जॉइन करती है उसी के अलोंग हमारे फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये F12 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे ही अब हमें किसकी वजह से निकालना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालें, यानी कि जो F12 की वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे F12 की वैल्यू आएगी कूलम्स लॉ, ठीक है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज वो है हमारा Q1 और सेकंड चार्ज है हमारा Q2, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, R12। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया हमारे पास ये R12 का स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, R12 कैप। तो ये हमारा टोटल फोर्स हो गया, यानी कि फर्स्ट चार्ज पे जो सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, तो हमने निकाल लिया उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज Q1 सेकंड चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 स्क्वायर है, और पोजीशन वेक्टर वो किसके अलोंग जा रहा है, वो R12 के अलोंग जो है वो हमारा जा रहा है। तो ये हमारे F12 की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारे F12 का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे हमने देख लिया कि यानी कि इसकी वजह से ये जो फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में है। ऐसे ही अब हमें Q1 पे निकालना है, अब हमें Q1 पे फोर्स निकालना है किसकी वजह से, Q3 की वजह से। तो Q1 पे जो फोर्स Q3 की वजह से लगेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये भी हमारी आउटवर्ड होगी। फोर्स की डायरेक्शन इज़ ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो यहाँ पे अगर Q3 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है, तो इसके फोर्स जो जाएगा वो हमारा बाहर की तरफ जाएगा। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है थर्ड की वजह से, फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है थर्ड चार्ज की वजह से। तो ये कौन सा फोर्स होगा, F13। तो ये कौन सा फोर्स है, F13। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ये अगर हम F13 की वैल्यू लिखें, F13 किसके बराबर आएगा, 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज है Q1, सेकंड चार्ज है हमारे पास Q3, और उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा R13, वो है हमारा R13। तो डिस्टेंस का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे R13 का स्क्वायर।
और यानी कि ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, इट इज़ अलोंग द लाइन जोइनिंग द टू चार्जेस R13, तो ये हमारा R13 के अलोंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चार्जेस निकाल लिए हमने, यानी कि Q1 पे Q2 की वजह से कितना चार्ज निकल रहा है वो हमने निकाल लिया, और Q1 पे Q3 की वजह से जो है वो हमने निकाल लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए हमें इसे क्या करना है, इसका वेक्टर सम करना है, यानी कि हमें दोनों फोर्सेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे दोनों फोर्सेस को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन के अलोंग देखें, यानी कि Q2 ने इस पे जो फोर्स लगाया है वो ऐसे लगाया है, और Q3 ने यानी कि Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया है वो ऐसे लगाया है, और Q1 पे Q3 की वजह से जो फोर्स लगा है वो ऐसे लगा है। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे अब हम, क्योंकि एक ही Q1 पे दो चार्ज लग रहे हैं, यानी कि एक जो है Q1 पे दो चार्ज लग रहे हैं, एक जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ज पे एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उसको सोल्व करने के लिए, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे पास, अगर एक ही पॉइंट पे हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं, तो दो फोर्स हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा इज़ ऑलवेज अलोंग द डायगनल। तो हमेशा उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ ऑलवेज अलोंग द डायगनल होता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे Q1 पे यहाँ पे अब दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स, और एक फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, अलोंग द डायगनल। तो ये इनका डायगनल होगा, तो यानी कि F1 जो है ये इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट फोर्स जो चार्ज Q पे लगेगा, यानी कि Q1 जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, Q2 जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो उसके डायगनल के अक्रॉस होगा, जो डायगनल के अक्रॉस ये आया हमारे। ठीक है, तो ये ही इसमें दिया गया था। तो ये इसमें दिया गया है F12, ये हमने अभी आपको बताया कि F12 यानी कि फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से जो हमारा यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से जो ये फोर्स है ये उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज पे थर्ड चार्ज की वजह से जो ये फोर्स लगा था, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए फिर हमने इनको क्या कर दिया, टोटल फोर्स निकालने के लिए फिर हमने इनको ऐड कर दिया। तो ऐड करके हमारे पास ये वाला फोर्स आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा हमने इसका नेट फोर्स जो है वो निकाल लिया है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे n चार्जेस हैं तो n चार्जेस के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, F12 प्लस F13 प्लस सो ऑन F1n। तो ऐसे ही हम सारे चार्जेस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये है फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स, फर्स्ट चार्ज पे थर्ड चार्ज की वजह से फोर्स, एंड फर्स्ट चार्ज पे nth चार्ज की वजह से फोर्स। तो इन सबको हम जो है ऐड कर लेंगे। तो ये सिंपल इसमें यहाँ पे दिया गया है। फिर इसने दिया गया कि वेक्टर सम इज़ ऑब्टेन बाय पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या निकाल लेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे कि हमेशा उसका जो, अगर एक ही पॉइंट पे आपके दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं, तो हमेशा उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ ऑलवेज अलोंग द डायगोनल के अक्रॉस जो होता है वो ये। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। दिस इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड ये किसके लिए लगता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं और हम उन पे किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी के सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स निकालना चाहते हैं वो उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। तो इसमें नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अभी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है हमें एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल 1.6 में हमें क्या दिया गया है कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure? तो फिगर में हमें यहाँ पे दिखाया गया है, हमारे पास थ्री चार्जेस हैं, सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सभी का जो चार्ज है वो Q है। और तो ये डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें,
ठीक है, तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे दिया है। तो ये हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं और इनकी जो लेंथ है वो हमें एल दी गई है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि वर्टिसेस पे हमने सारे चार्जेस रखे हैं, यानी कि पहला जो चार्ज ए पे हमने रखा है वो भी क्यू है, सेकंड चार्ज जो हमने बी पे रखा है वो भी क्यू है, और जो थर्ड चार्ज है सी पे रखा है वो भी क्यू है। और फिर हम इन तीनों की वजह से, यानी कि जो भी हमने ये वर्टिसेस पे अपने चार्जेस रखे हैं, ये और ये जो 3 चार्जेस रखे हैं, इन तीनों की वजह से इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे हमने एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 इक्वल चार्ज हैं, यानी कि ए पे भी, बी पे और सी पे तीनों चार्जेस जो हमने रखे हैं वो इक्वल हैं, सेम मैग्नीट्यूड के। और एक चार्ज जो है वो हमारा ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, और पॉइंट ओ क्या है हमारा, सेंट्रोइड है। पॉइंट ओ क्या है हमारा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है। पॉइंट ओ जो है वो हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है। तो वहाँ पे इस क्यू पे इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना नेट फोर्स लगेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम सेम वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है, तो सेंट्रोइड में कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये अगर ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो सेंटर का पॉइंट होता है, तीनों के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कूलम्स लॉ के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो कूलम्स लॉ के लिए हमें 2 चार्ज चाहिए, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हमें अगर पहला चार्ज अगर हम यहाँ पे लें तो ये है पहला चार्ज और ये है दूसरा चार्ज। तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो है, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे क्यू, दूसरे का है कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें देखना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है हमें, ए ओ। तो ये ए ओ की जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता है। फोर्स, क्योंकि कूलम फोर्स के लिए हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो डिस्टेंस का स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे ए ओ की वैल्यू चाहिए। और अगर हम इससे यहाँ पे इस वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे हमें बी ओ का डिस्टेंस चाहिए। और अगर हम थर्ड चार्ज से इस वाले चार्ज का डिस्टेंस देख रहे हैं तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें सी ओ का डिस्टेंस चाहिए। यानी कि एक ये डिस्टेंस चाहिए ए ओ, एक बी ओ और ये सी ओ, ये 3 डिस्टेंस हमें चाहिए और तीनों ही डिस्टेंस जो हैं वो हमें नहीं पता है। तो सेंट्रोइड में इसके ये जो ए ओ होता है, ए ओ इसकी वैल्यू जो होती है वो, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, ये इसकी सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2/3 होता है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1/3 होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो ए ओ होता है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है सेंट्रोइड की कि जो ए ओ का डिस्टेंस है वो हमेशा 2/3 होता है ए डी का जो है वो 2/3 होता है और नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो 1/3 होता है। तो अब हमें इसमें ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम किस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, हम ये वाली ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। अब हम ये वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हम इसमें ये वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री होता है।
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है ये हमारा 30 डिग्री का, ये एंगल जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाय ए सी। तो ए डी बाय ए सी ये क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस 30, और ए सी हमें पता है ए सी की वैल्यू कितनी है, एल। तो ए डी यहाँ पे कितना आ गया, ए डी इज इक्वल टू एल कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो जो ए डी हो गया वो हो गया हमारे पास √3/2 इंटू एल। तो इस ए डी की वैल्यू हमने निकाल ली √3L/2। तो यहाँ पे हमारे पास ए डी आ गया, ए डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू एल। अब हमें पता है जो ए ओ है, हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें ए ओ का डिस्टेंस चाहिए, और ए ओ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/3। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 2/3 ए डी। ए ओ की जो वैल्यू है वो 2/3 ए डी है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो इसको हम लिखेंगे 2/3, और ए डी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास √3/2 इंटू एल। तो ए डी की वैल्यू हमने पुट कर ली √3/2 इंटू एल। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा √3/3। तो √3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे है √3/3 को अगर हम क्या करें, √3 के साथ मल्टीप्लाई करें और √3 के साथ डिवाइड करें। ठीक है, तो ये ऊपर बन जाएगा 3, तो ये 3 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3। तो ए ओ जो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ए ओ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 1/√3 इंटू एल। तो ये हमारे पास ए ओ का डिस्टेंस जो है वो निकल गया है कि फर्स्ट चार्ज और सेंट्रॉइड पे जो रखा हुआ चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ए ओ, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली L/√3। और यही ए ओ की वैल्यू किसके बराबर होती है, यही ए ओ है, यही फिर ये भी इसमें सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि जो डिस्टेंस ए ओ है वही डिस्टेंस किसके बराबर है, वही डिस्टेंस जो है वो बी ओ के भी बराबर है, और वही डिस्टेंस जो है वो सी ओ के भी बराबर है। यानी कि सबकी वैल्यू क्या आ गई, L/√3, यानी कि तीनों का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया कि ये डिस्टेंस जो है ये L/√3 है, ये डिस्टेंस भी L/√3 है, और ये डिस्टेंस भी L/√3 है। तो अब हमें निकाल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज है, और ये पहला चार्ज जो है ये हमारा सेंट्रॉइड पे ये हमारा वर्टिसिस पे रखा हुआ है Q, और दूसरा चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है सेंट्रॉइड पे Q। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो हमारा ऐसे नीचे होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग। यानी कि अगर मैं इसको लिख लूँ कि ये अगर हमारा पहला फोर्स है तो इसको हमने लिख लिया F1। तो F1 की जो डायरेक्शन है वो ये हो गई, F1 की जो डायरेक्शन है वो ये हो गई। ठीक है, और अगर हम F1 का मैग्नीट्यूड निकालें तो F1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज है स्मॉल q, सेकंड चार्ज है कैपिटल Q, और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अभी हमने निकाला L/√3।
ये हमने निकाला था डिस्टेंस, हमने क्या निकाला है L/√3, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि ये जो हमने F1 फोर्स निकाला है, इस F1 फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हो गया 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन L/√3 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है L/√3, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका जो डायरेक्शन हो गई वो किसके अलोंग है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास इस तरीके से, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेकंड चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, यानी कि सेकंड चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है और ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो जो F2 होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, यानी कि जो सेकंड चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा उसको हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है। सेकंड चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें वो कितना आएगा 1/4πε0। पहला चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस है BO, और BO की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली है L/√3 का स्क्वायर। तो ये सेकंड फोर्स जो हमने निकाला ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों फोर्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं। ऐसे ही अब हमें किसकी वजह से निकालना है, ऐसे ही अब हमें थर्ड चार्ज की वजह से निकालना है, यानी कि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो F3 की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास ये। तो थर्ड चार्ज की वजह से ये जो फोर्स है ये होगा, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस है CO, और CO की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है L/√3 का स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया, तीनों फोर्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमने तीनों फोर्स निकाल लिए, यानी कि क्यू पे एक फोर्स तो लग रहा है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे क्यू पे एक फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, F1 जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और F2 जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और F3 जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। और अभी हमने निकाला तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो F2 की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, खाली F लिख सकते हैं, और F1 की जगह भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, खाली F लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी हम अगर यहाँ से इरेज कर दें तो ये भी F हो गया, और ये भी हमारा F हो गया, ये भी हमारा F हो गया, और ये भी हमारा F हो गया। अब इस वाले ये जो कैपिटल Q है इस पे हमारे पास तीन फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ये वाला जो फोर्स लग रहा है और ये वाला जो फोर्स लग रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो पैरेललोग्राम लॉ से उसका जो नेट फोर्स है हमेशा किसके अलोंग होगा, डायगोनल के अक्रॉस, यानी कि इसका ये वाला फोर्स है ये किसके अलोंग होगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारा डायगोनल के अक्रॉस आएगा। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि क्यू पे दो फोर्स लग रहे हैं, यानी कि एक फोर्स इनका रिजल्टेंट जो हमने निकाला वो रिजल्टेंट F, और एक फोर्स नीचे लग रहा है F। तो यानी कि टोटल फोर्स हमारा नेट फोर्स इसमें देखें कि एक फोर्स तो इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0। तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा हमारा 0। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये इसमें मेन पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट Q पे तीन चार्ज यहाँ पे लग रहे थे, तो एक चार्ज जो है वो ऐसे लग रहा था, एक चार्ज जो है वो एक फोर्स जो है वो ऐसे नीचे की तरफ, और एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ। तो ये सारे फोर्स अभी हमने देखा कि क्योंकि सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डिस्टेंस बराबर हैं, तो उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो भी बराबर आएंगे। तो इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा डायगोनल के अक्रॉस होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमेशा इस डायगोनल के अक्रॉस होगा, और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन, इसमें जो दिया गया था कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं,
ईच चार्ज इक्वल टू क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस पे लगने वाला जो चार्ज है वो हमारा कितना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि फर्स्ट चार्ज पे जो ये मैग्नीट्यूड है ये सेम हमारा वही आ रहा है, और सेकंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम आ रहा है, और जो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी हमारा सेम आ रहा है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज जो होगा दैट विल बी 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हमने पैरेललोग्राम का यूज़ किया कि इसका जो रिजल्टेंट होगा F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, F1 से कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये जो एग्ज़ाम्पल 1.7 है, ये एग्ज़ाम्पल 1.7 आपको अपने असाइनमेंट में करके दिखाना है। ये एग्ज़ाम्पल 1.7 जो है आपको अपने असाइनमेंट में सबमिट कराना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन सबमिट नहीं आया, क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसका भी आपको वीडियो बना के सेंड करूँगी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।